गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय हिंदी। बेटा कल तक आपके 2 पाठ पूरे हो चुके हैं। पहला पाठ था ध्वनि कविता और दूसरा था लाख की चूड़ियाँ। आज हम तीसरा जो पाठ है बस की यात्रा वो शुरू करेंगे। अब देखिए, जो बस की यात्रा जो पाठ है उसके अंदर जिस बस का वर्णन किया गया है वो बस जो है बहुत ही पुरानी और खटारा बस है, और उसके अंदर भी लोग क्या करते हैं, यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस प्रकार लोग जो हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरे के जीवन को जो है खतरे में डाल देते हैं। तो यही इस पाठ के अंदर बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, हम कहानी शुरू करते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो पन्ना नामक स्थान से इसी कंपनी की जो बस है सतना जाने के लिए, सतना किसी दूसरे स्थान का नाम है, वहाँ जाने के लिए घंटे के बाद में या 1 घंटे के बाद में बस मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। और जबलपुर से जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन को वो क्या करवा देती है, मिलवा देती है या पकड़वा देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, क्योंकि भाई 2 लोगों को काम पर भी जाना था, हम 5 में से। तो अपने काम पे पहुंचने के लिए हमें यही सही लगा कि हम इसी बस से निकल जाते हैं और जबलपुर वाली जो ट्रेन है उसको पकड़ के और अपने घर पहुंच जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो भाई हमारे साथ के जो लोग थे उन्होंने हमें समझाया कि जो समझदार आदमी होते हैं वो शाम को जो बस जाती है उस बस के अंदर सफ़र नहीं करते हैं। तो हमने पूछा कि भाई क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, बस डाकिन है। अर्थात डाकू तो नहीं मिलते रास्ते के अंदर, लेकिन जो बस है वो स्वयं क्या है, डाकिन है। अर्थात उस बस के अंदर सफ़र करना जो है वो सुरक्षित नहीं है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अर्थात श्रद्धा हमारी किसके प्रति आती है? जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको देखकर हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो बस जो है वो भी इतनी बुजुर्ग थी कि उस बस को देख करके हमारे मन में क्या आ गई, श्रद्धा आ गई। खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात वयोवृद्ध का मतलब खूब बूढ़ी, खूब उम्र पाई हुई बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। सदियों का मतलब सैकड़ों सालों के। ऐसा लगता था कि पता नहीं बस जो है वो कितनी सैकड़ों साल पुरानी है। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। तो यहाँ पर व्यंग्य रूप में बात कही गई है कि भाई लोग इसलिए इस बस के अंदर सफ़र नहीं करना चाहते शाम की वाली बस में कि भाई बड़ी वयोवृद्ध बस है और इसको कष्ट होगा, तो इसलिए इस रात वाली बस में वो सफ़र नहीं करते। यह बस पूजा के योग्य थी, क्योंकि वयोवृद्ध थी, बहुत पुरानी बस थी, तो सफ़र करने योग्य तो नहीं थी। हाँ, पूजा करने के योग्य जरूर थी, अर्थात पूजा जरूर की जा सकती है इस बस की, जो इस उम्र के अंदर भी यात्रियों का जो भार है वो ढो रही है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो भाई इतनी पुरानी जो बस है तो उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे, यानी कि जिन लोगों की बस थी, जो कंपनी जिनकी थी, और उसी का कोई हिस्सेदार भी था, पार्टनर जो कहते हैं जिसको, वो भी उस बस के अंदर सफ़र कर रहा था हमारे साथ ही। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? तो वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। अर्थात हमने पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया कि अभी आप लोगों के सामने ही ये बस जो है वो चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, भाई हम भी इस बात को देखना चाहते हैं कि ये जो बस है वास्तव में ही चलेगी, अपने आप चलती है यह? तो हमने उनसे सवाल किया कि अपने आप ही चल जाएगी ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो हमने कहा गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? क्योंकि बस जो थी वो खूब पुरानी बस थी, बिल्कुल हालत उसकी ख़राब थी। तो बड़ा ताज्जुब हुआ हमें कि भाई अपने आप ही चल पड़ेगी ये बस। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो। तो जो डॉक्टर मित्र थे हमारे, उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, सफ़र कर रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस चलो। बस अनुभवी है, यानी कि बस ने बहुत अनुभव ले रखा था, सैकड़ों सालों का बस के पास अनुभव था, और
खूब व्यवृद्ध बस्ती नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी कि नई नवेली जो नई नई बसें हैं उन बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि अनुभवी है और अनुभव कहते हैं ना कि हर जगह काम आता है। तो नई बसों से भी ज़्यादा क्या है, ये विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो जिस प्रकार से माँ बाप बच्चे को प्यार से गोद में लेकर चलते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि हमें भी ये क्या करेगी, प्यार से अपनी गोद में बैठा करके ये बस और हमें ले चलेगी। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। तो भाई हम बस के अंदर बैठ गए और जो लोग हमें बस में बैठाने आए थे वो लोग हमें इस प्रकार से देख रहे थे कि मानो वो क्या कर रहे हो, हमें अंतिम विदा दे रहे हो, यानी कि इसके बाद पता नहीं शायद हो सके कि वो हमसे मिले या न मिले। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, यानी कि उनकी आंखों के अंदर ऐसे भाव थे जो हमें विदा देने छोड़ने आए थे कि भाई आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, यानी कि संसार में जो आया है वो जाएगा भी। राजा रंग फकीर, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो या कोई फकीर हो, तो जो आया है वो जाएगा भी। तो यानी ऐसे व्यंग के भाव उन लोगों की आंखों के अंदर थे जब हम उस बस के अंदर बैठकर चलने लगे। आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी कि आदमी को पूछ का मतलब जाने के लिए, निमित्त का मतलब होता है माध्यम, अर्थात एक माध्यम चाहिए। और उस समय ऐसा लग रहा था कि हमारे जाने के लिए माध्यम जो है क्या है, वो बस जो है वो हमारा माध्यम हो जाएगी जाने के लिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। भाई बस का जब इंजन स्टार्ट किया तो इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा लगा देख कर उसको कि सारा का सारा जो बस है वो सारा का सारा ही इंजन के समान है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम बस में नहीं बैठे बल्कि किसमें, इंजन के अंदर ही बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, खिड़कियों के जो कांच थे वो सारे टूट चुके थे, बहुत कम कांच उसके अंदर बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, और जो बचे हुए थे टूटे फूटे लग रहे थे उस खिड़कियों के अंदर, उन कांच से हमें क्या करना था, बचना था, क्योंकि पता नहीं कौन सा टूट के छिटक के लग जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, अर्थात खिड़की से थोड़ा दूर होकर बैठ गए कि भाई कांच टूट कर कहीं हमें ना लग जाए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, तो जो इंजन है बस का वो चल रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि भाई हमारी जो सीट है वो उस इंजन के ऊपर ही रखी हुई है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो भाई हमें ऐसा महसूस हुआ कि गांधी जी ने जब असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, 21 में और 1930 में जब चलाए थे, तो शायद हो सकता है उस समय ये अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी कि बस का जो एक एक हिस्सा था, पार्ट था, वो असहयोग कर रहा था, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था। इंजन अलग हिल रहा था, खिड़कियां अलग हिल रही थी, सीट अलग हिल रही थी बस की। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, तो जो सीट थी वो बॉडी से अलग होने की कोशिश कर रही थी। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, यानी कि कभी ऐसा लगता कि सीट छोड़ जाएगी और कभी लगती बॉडी छोड़ जाएगी, तो यानी कि पूरी की पूरी बस जो है वो हिल रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, और जब 8-10 मील जब चली बस, तो जितने भी जो भेदभाव थे सीट में और बॉडी के अंदर, वो सारे क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है, तो वह सीट हमारे ऊपर है या हम सीट के ऊपर है, सब ऊपर नीचे हो चुका था। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, और बस जो है वो अचानक से रुक जाती है, और ऐसा पता चला हमें कि पेट्रोल की जो टंकी है उसके अंदर क्या हो गया, छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो भाई अब हमें ऐसा महसूस हुआ,
उस इंजन को जो बस का मालिक है वो निकाल लेगा, अपनी गोद में रखेगा और नलकी से उसको पेट्रोल पिलाता जाएगा, जैसे कि माँ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और बस चलती रहेगी। ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये बातें बेटा व्यंग रूप में कही जा रही है सारी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी कि बाहर जब बस चल रही थी तो दोनों तरफ प्रकृति के जो दृश्य थे बहुत ही लुभावने अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ बड़े हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, तो यानी कि ये डर समाया हुआ था मन में कि कहीं बस जो है पेड़ से न टकरा जाए। तो पेड़ भी हमें उस समय दुश्मन लग रहे थे। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, और झील दिखाई देती तो ऐसा लगता है कि कहीं बस जो है झील के अंदर न कूद जाए। तो इस बात का भी डर लगता था। तो बेटा आज का ये लेसन जो है आपका आधे के लगभग हो चुका है। अगला जो है वो कल के वीडियो में हम करवाएंगे आगे। धन्यवाद।